हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, टाइम कांस्टेंट इन सीरीज आरएल सर्किट। इसके न्यूमेरिकल ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। कोई भी और इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न है अगर न्यूमेरिकल में तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। दीज आर द एब्रिविएशन। इसके सेकेंड लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एब्रिविएशन कौन कौन से हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हो। ए आपका एरिया ऑफ द कॉइल है। एस रिलक्टेंस इन एम्पियर टर्न्स पर वेबर है। एफ आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है। एच आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। mu is the permeability of free space, mu r relative permeability of the material, mu naught permeability of vacuum. म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी आपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, आपने उसके बारे में देखा था। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें क्या होता है, द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस बाय another neighboring coil linking to it is called mutual inductance, या आप म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ बोल सकते हो। अगर सिंपल वर्ड में आप बात करो तो क्या बोल सकते हैं कि अगर दो कॉइल आपस में एडजेसेंट रखे हुए हैं और किसी एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, तो उसका करंट फ्लो हो रही है जिसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वो आपका क्या करेगा, दूसरे वाले कॉइल को भी इफ़ेक्ट करेगा। दैट मीन्स उसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को भी लिंक करेगी। वही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा है, व्हेन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनटू ए एडजेसेंट कॉइल सिचुएटेड विद इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अगर साथ में कोई कॉइल रखा है उसी सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो भी क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। द ईएमएफ इज सेड टू बी इंड्यूस मैग्नेटिकली इंडक्टिव और म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जिस तरीके से एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, जो अब क्या कर रहा है, हमने जैसे ही दूसरी कॉइल लगा दी साथ में, तो वो उसको भी आपका दूसरी वाली कॉइल में भी क्या हो जा रहा है, करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। ये कॉइल है, इसी करंट इसमें जा रही है, और आपकी इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, हमने क्या कर दिया, दूसरी वाली कॉइल को भी इसके साथ लिंक कर दिया। तो यही सेम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, इस दूसरी कॉइल में भी जा रही है। तो दैट मीन्स ये जो आपका फोर्स फील कर रहा होगा सेम एज इट इज़, इसकी वजह से ये भी क्या कर रहा है, फोर्स फील कर रहा है। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से, ये इस कॉइल 1 की वजह से है। तो इन्हीं दोनों का आपस का जो आपका रिलेटिव इंडक्शन है, तो वो आपका क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। दैट मीन्स किसी एक के लिए हम बोलते हैं सेल्फ, और अगर दो कॉइल के बीच में कोई भी आपका मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी, इसी वजह से जो साथ में आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें डिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। तो सिंपल सी चीज़ आपकी ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना इन विच चेंज ऑफ करंट इन अ वन कॉइल कॉज एन इंड्यूस ईएमएफ इन अदर कॉइल प्लेस्ड नियर टू द फर्स्ट कॉइल। अगर किसी भी एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ में अगर दूसरा कॉइल रख दिया जाता है तो उसमें भी आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज के कारण वो भी एक फोर्स प्रोड्यूस फील करेगा, जो आपका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। यही आपका फिनोमेना है। अब यहाँ पे देखिए दो कॉइल हैं। अब अगर ईएमएफ ये भी फील कर रहे हैं तो दोनों के सेपरेट आपके ईएमएफ होंगे, इंड्यूस ईएमएफ होंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इफ टू कॉइल ऑफ वायर आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, सेम कॉन्सेप्ट है, अ चेंज ऑफ करंट इन वन कॉइल। अगर किसी भी एक कॉइल में हम करंट का चेंज करते हैं, विल इंड्यूस ईएमएफ E1 इन द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, E1 होगा, और सेकेंड कॉइल के लिए क्या होगा, E2 होगा। द इंड्यूस ईएमएफ E2
in coil 2 is proportional to the rate of change of the magnetic flux passing through it. हमने इंड्यूस ईएमएफ की डिफिनीशन क्या पढ़ी है, यही तो पढ़ी है, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। चेंज ऑफ करंट इन फर्स्ट कॉइल एंड द टर्म आर म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो सेकेंड कॉइल के लिए आपका क्या है, E2 इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ एम डी आई बाई डी टी, ये आपका सेकेंड कॉइल के लिए है। और अगर आप सेकेंड कॉइल के लिए इंड्यूस ईएमएफ जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, E2 इज इक्वल टू N2, और ये फाई आपका क्या है, दोनों के बीच का म्यूचुअल जो फ्लक्स है वो है D। तभी यहाँ पे 1 और 2 मैंने लिखा है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स था वो किसको लिंक कर रहा है, सेकंड कॉइल को लिंक कर रहा है, तो उसको मैंने कंसिडर कर लिया 5 1 2। तो सेम फॉर्मूला लगाया है एन डी फाई बाई डी टी। और एन किसका है, अगर सेकंड कॉइल के लिए निकाल रहे हैं तो वो आपका N2, नंबर ऑफ टर्न्स उसके N2 होंगे, और फर्स्ट कॉइल के लिए N1 होंगे। तो E2 इज इक्वल टू N2 डी 512 अपॉन डी टी। अब यहाँ से आपका जो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलती है, m इज इक्वल टू N2 डी 512 अपॉन डी I1। अब यहाँ पे अगर हम ये मान ले, इफ़ द वीबर टर्न्स इन द सेकेंड कॉइल ड्यू टू 1 एम्पियर करंट इन द फर्स्ट कॉइल, तो इसकी वजह से आपका N2 φ1, इसको आप कंसिडर कर लो कि ये आपका φ1 डिवाइडेड बाई I1 इज इक्वल टू 1। तो हमें सिंपल सी चीज़ ये क्या है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है कि आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके बराबर होगा। तो जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी के बराबर होगा, इसकी वैल्यू 1 हेनरी होगी। कोफिशिएंट हम किस तरीके से निकालते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो हम अगर फर्स्ट कॉइल के लिए कंसिडर करें सेल्फ इंडक्टेंस, तो L1 इज इक्वल टू N1 फर्स्ट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और फर्स्ट कॉइल का आपका फ्लक्स डिवाइडेड बाय I1, ये फॉर्मूला है। इसको किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है सेकंड लेक्चर में। L2 इज इक्वल टू N2 φ2 सेकेंड नंबर ऑफ टर्न सेकेंड कॉइल के, φ2 सेकेंड कॉइल का जो आपका फ्लक्स होगा डिवाइडेड बाय उसमें जो करंट इंड्यूस होगी वो। अब यहीं से अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आप निकालो तो MN2 सेम। अब म्यूचुअल के लिए आपको दोनों फ्लक्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो आप अगर M1 कंसिडर कर रहे हो, M1 M2 दोनों ही, पर उसमें लिंकेज तो वही सेम है, तो इसी वजह से φ12 डिवाइडेड बाई I1। और दूसरे के लिए अगर निकालोगे तो उसमें फर्स्ट कॉइल की वजह से आपका करंट इंड्यूस हो रही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे N1 φ21 डिवाइडेड बाई I2 हो जाएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, दैट मीन्स आपका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंपेयर करो, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, φ12 के प्लेस पे हमने मान लिया एक कोफिशिएंट K φ1, और φ21 के प्लेस पे हमने मान लिया कोफिशिएंट K φ2। तो अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दोगे, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, N2 K φ1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों की वैल्यू आपकी लगभग सेम हो जाएगी। दैट मीन्स कि आपका N1 φ1 N2 φ2, यहाँ से अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स कि L1 इंटू L2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई दोनों को कर रहे हैं, N1 N2 φ1 φ2 डिवाइडेड बाई I1 I2। यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, M स्क्वायर इज इक्वल टू N1 N2 φ1 φ2 K स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 I2। तो अब यहाँ से आपका जो
जहाँ पे आपका N1 N2 Phi1 Phi2 डिवाइडेड बाय I1 I2 है, वहाँ पे हम L1 L2 पुट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने L1 L2 पुट कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, M1 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2 K स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ से L1 L2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, M स्क्वायर डिवाइडेड बाई K स्क्वायर। अगर आपको सीधे सीधे कोफिशिएंट की वैल्यू, कोफिशिएंट दैट मीन्स K की वैल्यू निकालनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू M रूट ऑफ L1 L2। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो अलग अलग सरफेस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर है, कोई भी सोलेनॉइड है, या जिस भी टाइप का आपको कुंडली दे रखी है जिसके अक्रॉस आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो आपका जो कोफिशिएंट है, अगर हम ये मान ले कि K इज इक्वल टू 1, तो व्हेन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल कंप्लीटली लिंक विद द अदर कॉइल एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड। अगर आपका ये कंडीशन है कि अगर आपका 1 होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में पूरी तरीके से आपके क्या हो रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से लिंक है, इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक फॉर्म में देखें तो ये आपके क्या हैं, पूरी तरीके से आपके बंधे हुए हैं, मतलब टाइट हैं। अगर K इज इक्वल टू 0 आपका आ रहा है, तो व्हेन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय वन कॉइल, जो आपका एक कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, डज नॉट लिंक एट ऑल विद द अदर कॉइल, इसका मतलब उसका कोई भी फ्लक्स दूसरे कॉइल से लिंक नहीं कर रहा है, एंड दस द कॉइल आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड। तो वो आपका क्या है, पूरी तरीके से हटा हुआ है, मतलब अब उस दूसरे कॉइल में आपकी कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगा, कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगी, क्योंकि आपके पहले वाले कॉइल के कांटेक्ट में वो आ ही नहीं रहा है। इसी वजह से जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये आपका न्यूमेरिकल है, कॉइल 1 ऑफ अ पेयर ऑफ कपल्ड। तो N1 N2 सब दिया हुआ है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट आपका क्या है, कोफिशिएंट हमें निकालने हैं, इसको कैलकुलेट करने की कुछ मेथड है। अच्छा, एक मेथड ऑलरेडी मैंने बता दिया कहाँ पे, सॉरी, ये आपका फर्स्ट मेथड है, हमने M की वैल्यू निकाल ली कि M इज इक्वल टू N2 D Phi12 अपॉन D I1 आती है। दूसरा आपका मेथड है, मतलब अगर कैलकुलेट करने को आता है तो किसी भी फॉर्म में, जैसे आपने सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, सो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले कैलकुलेट हो करके आए थे, वैसे ही अलग अलग टर्म में हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। इस स्लाइड में आप ये देख सकते हो कि सेकेंड मेथड जो मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का बताया है, यहाँ पे मैंने लिखा है Phi1। अब मुझे Phi1 Phi2 जिस भी कॉइल के लिए निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे मैं Phi1 और Phi2 कंसिडर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, आप ऐसे सेकेंड कॉइल के लिए भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी दिया रहेगा कि सेकेंड कॉइल का फ्लक्स आपका कितना है या फर्स्ट कॉइल का कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने माना है कि फर्स्ट कॉइल के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालती हूँ, तो अब फाई का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लेक्चर 2 में बताया था कि फाई इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है, MMF अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस मतलब जिसको आप S बोलते हो, S से डिनोट करते हो। MMF क्या होता है, MMF इज इक्वल टू NI होता है। तो फर्स्ट कॉइल के लिए है तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स N1 लोगे। करंट कितनी है फर्स्ट कॉइल के लिए, I1 इंट्रोड्यूस हो रही है तो आप उसको I1 लोगे, डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता था, L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू A, ये आपका रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से अगर आप फाई की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, Phi1 की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, N1 I1 डिवाइडेड बाई L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर A। अब ये वाला फॉर्मूला किस तरीके से आया, हमें M पता है, M क्या होता है, M इज इक्वल टू N2 Phi1 अपॉन I1, या फिर सीधे सीधे आप ये बोल सकते हो कि N Phi अपॉन I होता है। तो जिस भी कॉइल के लिए आप M निकाल रहे हो, चाहे आप M1 निकाल रहे हो या M2 निकाल रहे हो, तो यहाँ पे देखिए आपका N2
यहाँ से देख लीजिए फर्स्ट मेथड में जो मैंने कैलकुलेट किया था m इज इक्वल टू N2 phi1 अपॉन I1, तो यहाँ से phi1 की वैल्यू हम ये पूरी की पूरी उठा करके अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या निकल आएगी, ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर ए N1 N2 डिवाइडेड बाई आपका क्या निकल आएगा, और I1 जो है वो I1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइडेड बाई L, ये आपकी पूरी वैल्यू निकल आएगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो फर्स्ट आपकी वैल्यू क्या निकली, m इज इक्वल टू N2 phi1 डिवाइडेड बाई I1, दूसरी क्या निकली m इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर या म्यू नॉट जैसा भी है, ए आपका एरिया है N1 N2 अपॉन L आपकी लेंथ है किसी भी कंडक्टर या कॉइल जो भी आपको दिया हुआ है। अब थर्ड मेथड आपका क्या है, हाँ यहाँ पे थर्ड मेथड देखिए, फर्स्ट से आपने क्या निकाला m इज इक्वल टू N2 phi1 अपॉन I1, अब यहीं से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो m I1 इज इक्वल टू N2 phi1 हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन के साथ, माइनस m, दोनों साइड हमने माइनस लगा दिया है। अब दोनों को आप क्या कर दो d अपॉन dt, दैट मीन्स हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपका m जो है, m अगर हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़, ये आपका कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, तो जो माइनस d अपॉन dt N2 phi1 है, ये आपका क्या है, म्यूचुअल, अच्छा यहाँ से कुछ वैल्यू आपको दिख रही होगी m d I1 अपॉन dt, MdI1 अपॉन dt, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर रखा है। वही फॉर्मूला आपका कहाँ से निकल करके आया, वही सेम फॉर्मूला आपका ये निकल के आया। तो ये क्या है आपका म्यूचुअली इंड्यूस EMF इन सेकेंड कॉइल, किसके लिए है, ये सेकेंड कॉइल के लिए है। तो यहाँ से हम इसको E लिख सकते हैं, तो कुछ भी मान लो, स्मॉल e कैपिटल E जैसा भी आप कंसिडर कर रहे हो, तो E इज इक्वल टू आपका क्या होगा, माइनस m डी, वही सेम आपका पुराना वाला फॉर्मूला। और इसको भी हम क्या कर लेंगे, आपका ये किसके बराबर है, अगर इंड्यूस EMF आपका या म्यूचुअली इंड्यूस EMF जो आपका 1 वोल्ट है, तो m आपका कितना होगा, 1 हेनरी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये आपका क्या है, इंडक्टर इन सीरीज सर्किट। जैसा हमने कैपेसिटर के लिए पढ़ा था और रजिस्टर के लिए पढ़ा था, सेम किसी भी इंडक्टर को अगर सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, ये दो इंडक्टर आपके सीरीज़ में कनेक्ट हैं, ये दो इंडक्टर आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कि भाई दोनों इंडक्टर में करंट किधर से एंटर कर रही है, तो वो आपका डॉट कन्वेंशन होता है, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आपका सीरीज़, अब यहाँ पे वोल्टेज सबका क्या किया है, ऐड कर दिया है। सिंपल आप ये मानो, जैसा रेजिस्टेंस के लिए आप बिहेव करते हो वैसा ही सेम आप इंडक्टेंस के लिए बिहेव करोगे, एकदम सिंपल। बट रेजिस्टेंस अगर दो सीरीज़ में है तो आप क्या करते हो, उनको ऐड कर देते हो। तो वैसे ही अगर दो इंडक्टर सीरीज़ में हैं तो उनको ऐड कर दीजिएगा। दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, 1/R, मतलब टोटल R इज इक्वल टू 1/R1, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 1/R1 प्लस 1/R2। वही सेम आपको क्या करना है, इंडक्टर के साथ करना है। टोटल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/L1, जितने भी L1 L2 L3 जो भी आपके पैरेलल में। तो सेम जैसा आपका रजिस्टर है वैसा ही आपका इंडक्टर है। ये आपके क्या है कि अगर दो कॉइल आपके आपस में जोड़े जाते हैं तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, बस फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। आप करंट की डायरेक्शन देखना, ये देखिए करंट की डायरेक्शन कैसी है, इनकमिंग तरीके से, मतलब यहाँ से आपकी आ रही है घूम करके ऐसे आई, फिर ऐसी डाउनवर्ड। यहाँ पे भी देखिए जैसी इस वाले कॉइल में करंट की डायरेक्शन है वैसी इस वाले कॉइल में करंट की डायरेक्शन है। तो दोनों के आप क्या करोगे, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होंगे तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L1 प्लस L2, मतलब इंडिविजुअल दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस प्लस 2M। ठीक है,
दूसरा आपका क्या है, डिफरेंशियली कपल्ड। ठीक है, ये आपका क्या था, कम्युलेटिव कपल था कि दोनों में आपकी दोनों कॉइल में करंट की डायरेक्शन सेम है। तब क्या फॉर्मूला लगेगा, L1 सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का ऐड होगा प्लस उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस में तो बहुत इजी था, हमारा दोनों रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते थे, सेल्फ रेजिस्टेंस का म्यूचुअल रेजिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो सीधे R1 R2 हम कर देते। पर यहाँ पे अगर हमने दोनों को जोड़ा है और दोनों वर्किंग कंडीशन में है तो दोनों का आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन, इस वाले कॉइल में किस तरीके से आपकी करंट आ रही है, ये देखिए अपवर्ड है, यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। इस वाले कॉइल में कैसी है, डाउनवर्ड है, हमने दोनों को ऐड कर रखा है। तो अभी ये आपकी क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियली कपल्ड सीरीज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में अलग अलग है तो आपका L1 L2 और इसमें क्या हो जाएगा, -2m हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, अगर इंडक्टर में, इंडक्टर के तो खैर कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पे मैंने कोई स्विच लगा के आपको नहीं समझाया है। अगर ये इस सर्किट में आपका ये इंडक्टर नहीं दिया हुआ होता तो आप सर्किट को कैसे सॉल्व करते, सिंपल, हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, वोल्टेज लगा हुआ है, चाहे उसको E से डिनोट करो, V से डिनोट करो, तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देते, V = IR लगा करके काम हमारा ख़त्म हो जाता। बट अगर आपके पास इंडक्टर लगा है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको जो वोल्टेज कैलकुलेट करना है वो V = L/dI/dt, ये वोल्टेज होगा किसी भी इंडक्टेंस के क्रॉस आपका वोल्टेज, जैसा आप रेजिस्टेंस में V = IR होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक इंडक्टिव सर्किट ले लिया, दैट मीन्स इंडक्टिव और रजिस्टिव सर्किट ले लिया है, E है, KVL ही अप्लाई करेंगे। अगर इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो E = जो करंट कौन सी फ्लो हो रही, I बाई रजिस्टेंस में पहले कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छे से आता है, तो IR प्लस इंडक्टर के लिए वोल्टेज कितना होता है, L/dI/dt, ये मल्टीप्लिकेशन में है, L × dI/dt। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका इस इक्वेशन में हम I का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इक्वेशन समझा रही हूँ कि इक्वेशन किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। भाई हमने यहाँ पे देखिए, हमें पावर निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हमें पहले पावर निकालनी पड़ेगी। अच्छा, एनर्जी क्या होती है, हमारे घर में जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स जो भी मीटर से हम रीडिंग ले रहे होते हैं तो वो किलोवाट आवर में होती है, किलोवाट आवर। हमारा जो पावर, सबसे पहले आपने क्या समझा कि भाई वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पावर होती है, ठीक। अब उस पावर को हम कितने घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं वो होती है हमारी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज तो हमें मिल गया, बट हमें उसको एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें पहले पावर निकालनी पड़ेगी, और उस पावर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब कंसिडर करेंगे तब वो क्या होगा, तब उसको हम बोलेंगे वो भाई हमारी एनर्जी है। तो E, अब यहाँ पे हमने क्या किया, I का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो I का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी कैसी बन जाएगी, EI = I² R + IL/dI/dt, ये बनेगी। अब E और I मतलब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो P होगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है, P = EI। और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई आपका, I अंडर ब्रैकेट IR प्लस, जिसमें I का मल्टीप्लिकेशन किया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P = I² R + IL/dI/dt। यहाँ पे आपका जो I² R है वो क्या है, I² R इज़ द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। ये पावर किसकी है, रजिस्टर के क्रॉस है, ये आपकी रजिस्टर के क्रॉस की पावर, चाहे आप इसको लॉस कंसिडर कर लो, कई जगह पे हम इसको लॉस कंसिडर कर लेते हैं, कई जगह पे ये पावर अगर हीट फॉर्म में हमें यूज़ करनी होती है तो हम हीट फॉर्म में यूज़ कर देते हैं, जैसी भी है। अभी आगे आप पढ़ोगे तो I² R आप इसको लॉसेस में पढ़ोगे, ये आपके क्या है, लॉसेस है। तो जो भी रेजिस्टेंस
या रजिस्टर के क्रॉस आपके लॉसेस होते हैं वो हम IR लॉसेस, I²R लॉसेस हम कंसिडर करते हैं। खैर अब वहाँ पे अभी वहाँ नहीं जाते हैं, तो अभी सिंपल ये समझिए कि ये रजिस्टर के क्रॉस जो भी आपकी पावर डिसिपेटेड है वो I²R है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ हमें मिली, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड एट रेट विच द एनर्जी बीइंग सप्लाइड टू द इंडक्टर। यही वाली आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, वो आपकी इंडक्टर में जा रही है। तो यहाँ से हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आपकी कितनी हो जाएगी, IL/dI/dt। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व हम करेंगे। तो इफ़ द करंट थ्रू एन इंडक्टर बिकम 0 to I, अगर हम कहीं पे भी स्विच, लिमिट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि हम लिमिट कैसे लगाते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ही हम लिमिट लगाते हैं। अगर मैं ये मानूँ कि इसमें एक स्विच लगा हुआ है, वो स्विच आपका 0 से लेकर के 1 सेकेंड तक ऑपरेट होता है, तो आप लिमिट क्या लगाओगे, 0 to 1 लगाओगे। अगर मैं उसी को 0 से लेके 5 सेकेंड तक ऑपरेट होता है या 1 से 5 सेकेंड तक ऑपरेट होता है, तब आप लिमिट क्या लगाओगे, 1 to 5 लगाओगे। तो यहाँ मैंने क्या बोल दिया, 0 to I बोल दिया। ठीक, तो आप लिमिट क्या लगाओगे, 0 to IL/dI/dt। अब जो ये लिमिट लगा रहे हो या इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे, दैट मीन्स वो आपकी क्या हो जाएगी, DI हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या मिल गई, L 0 to I/dI। सॉल्व करने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, I²/2। लिमिट अब पुट करनी है आपको 0 और I। जब लिमिट पुट कर दोगे तो आपका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, V = LI²/2। अब यही जो LI²/2 है, हेंस वी सी दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर। आपका जो इंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, एनर्जी उसकी उससे पे की डिपेंड करेगी। ठीक है, तो V = LI²/2। ये आपका क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर आ गया। दूसरा क्या है, अगर आपको टाइम कांस्टेंट इन सीरीज RL सर्किट, अगर आप इलेक्ट्रिकल के होते तो हम स्टार्ट से रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है ये पूरा बताते। पर यहाँ पे जैसा कि आपके सिलेबस में है RL सर्किट के लिए सेम एज इट इज़, यहाँ मैंने स्विच भी लगा दिया है। स्विच लगा दिया है तो जो करंट भी फ्लो होगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ा सा आपको मैथ्स में जाना पड़ेगा, जैसा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, फंक्शन जो आप पढ़ते हो टाइम के टर्म्स में, हमें वही चीज़ यहाँ पे फंक्शन और लाप्लास दोनों अप्लाई करने हैं। तो बस इतना मान लो कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो IT फ्लो हो रही है। KVL अप्लाई कर देते हैं। V = सेम RIT प्लस L/dI/dt। स्विच आपका क्या है, अभी क्लोज है, स्विच बंद है। ठीक है, तो करंट आपकी फ्लो करेगी। स्विच खोल देंगे, ओपन कर देंगे तो करंट नहीं फ्लो होगी। अभी उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते। तो सिंपल ये आपकी इक्वेशन निकल आई। हमने क्या कर लिया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। तो किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, V/S = LSIS माइनस, अच्छा ये I0 दैट मीन्स एट द इंस्टेंट ऑफ 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट से हमारा कोई भी ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। कई बार हम 0- लिखते हैं, उसका मतलब कि 0 पॉइंट से थोड़ा सा पहले का जो इंस्टेंट होता है वो आपका 0- होता है, 0-0+, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है इनमें, और देन आपका क्या होता है, 0 होता है। तो इसको 0 ही आप कंसिडर करके चलो, प्लस RIS। ठीक, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किसका है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये समझ रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का किसी का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, SIS माइनस I0 विद रिस्पेक्ट टू जो भी जहाँ से आप चल रहे हो वो चीज़ हम कंसिडर करके चलते हैं, प्लस आपका RIS। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। I0 का कोई मतलब नहीं है, चाहे 0- होता, 0+ होता, 0 होता, उसका कोई मतलब है एट द पॉइंट ऑफ 0। तो उस टाइम पे तो करंट 0 ही है, तो हम इसको 0 ही कंसिडर करके चलते हैं। तो LSIS प्लस RIS, सिंपल सी चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ से IS आप कॉमन ले लीजिए तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, V/S LS प्लस R। ठीक, ये तो वैल्यू सेम 0 है जो मैंने ऊपर पुट करवा दी थी। अब क्या करना है, इसका आपको ये वैल्यू आ गई, इसको फिर से हमें कन्वर्ट करना होगा किस में,
इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, क्योंकि हमें टाइम फंक्शन से हम चले थे, हमें फिर से टाइम में ही जाना है। हम किस में आए, टाइम डोमेन से हम एस डोमेन में आ गए, ठीक। एस डोमेन मतलब लाप्लास डोमेन में आ गए। अब हमें फिर से उस लाप्लास डोमेन से क्या करना है, फिर से हमें टाइम डोमेन में जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ L को यहाँ से हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। तो जब L को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, S बचेगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, R/L हो जाएगा, और कुछ नहीं किया। फिर आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे तो आपका इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, V0/L, और ये S अंडर ब्रैकेट S प्लस RL, ये किसका होता है, ये एक्सपोनेंशियल का होता है। तो यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT/L, ठीक। यहाँ से टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना होता है, R/L होता है। अगर इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, e टू द पावर -1, और इसको e टू द पावर -1 इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.633 V0/R। तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी जब भी कोई भी आपका RL सर्किट। अब इसी का आप ग्राफ बना सकते हो कि आपका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। तो सो एट RL सर्किट एट टाइम L/R सेकेंड द करंट बिकम कितनी होगी, 63.3% होगी ऑफ इट्स फाइनल स्टडी स्टेट वैल्यू। द R/L इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, यही आपका क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है ऑफ ए LR सर्किट। अब इसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे ग्राफ मैंने नहीं दिखाया है, अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो आप इसको कंसीडर करके, ये वाली इक्वेशन या इस पॉइंट को कंसीडर करके ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। तो एक एक वैल्यू आप वोल्टेज की पुट करते चलो, करंट रेजिस्टेंस कितना है वो पुट करो, तो आपका पूरा कैलकुलेटिव फॉर्म में ग्राफ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।